दोस्तों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम तत्पुरुष समास देखते हैं जो टीजीटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास की ये परिभाषा है कि प्रायेण उत्तर पद अर्थ प्रधान। इसका मतलब यानी कि अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो या जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। उत्तर पद पूर्व पद दो होते हैं, ठीक है। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। जैसे गंगा जलम आनय, यहाँ आनय इस क्रिया पद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है ना। किससे? देखो, अतः जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने का कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। गंगा जलम, क्योंकि गंगा का जल, क्या? गंगा का जल। तो उत्तर पद इसमें प्रधान हुआ ना, जल। क्रिया के पद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है ना यहाँ। तो जलम इस उत्तर पद क्या होगा हमारा? तो गंगा का जल। तो समझ होंगे भाषा के जिस उत्तर पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखो तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। समानाधिकरण, व्याधिकरण समास। समानाधिकरण क्या होता है दोस्तों? तो समानाधिकरण समास क्या होता है? समानाधिकरण में सम विभक्तिक भी कहते हैं इसे, सम विभक्ति भी कह सकते हैं इसे। तो इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों की समान विभक्ति में प्रथमा लगी रहती है। क्या लगी रहती है? प्रथमा लगी रहती है। समानाधिकरण समास में इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति यानी कि प्रथमा लगी रहती है। तो ये अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समानधारय कर्मधारय समास कहलाता है। और व्याधिकरण समास क्या है? व्याधिकरण समास है जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर दोनों पद अलग अलग विभक्तियाँ लगी हो वो व्याधिकरण समास कहलाता है। समानाधिकरण समास दोनों में समान विभक्ति लगी हो समानाधिकरण, और व्याधिकरण में जो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी हो उसे हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो व्याधिकरण तत्पुरुष क्या होता है कि व्याधिकरण तत्पुरुष वी और विषय अधिकरण विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। पूर्व पद में जो विभक्ति लगी होती है उनके ही आधार पर तत्पुरुष के भेद किए जाते हैं। जैसे पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो तो द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास कहेंगे। पूर्व पद में तृतीय लगी हो तो तृतीय कहेंगे, चतुर्थी लगी हो चतुर्थी कहेंगे, पंचमी लगी हो पंचमी कहेंगे। तो इस प्रकार ये व्याधिकरण के कितने भेद होते हैं? व्याधिकरण समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्योंकि प्रथम विभक्ति तो हमारा समानाधिकरण में होगी, तो यहाँ से द्वितीय से शुरू होगा। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो व्याधिकरण में क्या होता है? दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी होती हैं। और तत्पुरुष समास के उपभेद देखो।
तो तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के उपभेद समानाधिकरण तथा व्याधिकरण समास के अतिरिक्त तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी इस प्रकार हैं। जैसे देखो, एक नए तत्पुरुष समास, इसमें अनस्वः, अब्राह्मण, अनिच्छा आदि। प्रादिक तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, कुपुरुष, प्राचार्य आदि। उपपद तत्पुरुष समास, कुंभकार, धर्मज्ञ। अलुक तत्पुरुष, युधिष्ठिर, सरसिजम, अभ्यास आदगत। द्वितीय तत्पुरुष समास, जिस समास का या जिस समाज में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो, इसे द्वितीयांत सुबंत का श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी हो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपन्नई, तो द्वितीय श्रित आतित पतित गत आतस आपन्नई, तो इसमें क्या है, इस सूत्र से हमारे इस समास में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है। समास विग्रह, अब इनका विग्रह कैसे, जैसे कृष्णम आश्रित है, कृष्णम श्रित है, कृष्णम श्रित है, तो कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, क्या होगा, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, इसका अर्थ है नहीं, विग्रह तो हमारा ये हो गया। और जैसे शरणागत, शरणम आगत, शरण में आया हुआ, तो कौन सा हो गया, सप्तमी हो गया ये। लोक अतीत, लोक से परे, जो लोक से अलग हो, लोक से परे हो। भय को प्राप्त, भयम आपन्न, तो इसमें द्वितीय होगा ना, भय को प्राप्त। राम के आश्रित, तो रामम आश्रित, आश्रित लगाना तो इसमें द्वितीय हो जाएगा ना। सुख को प्राप्त हुआ, सुखम प्राप्त, ठीक है ना। तो ये इसके समास के कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जैसे अश्वारूढ़, घोड़े पर आरूढ़, तो ये क्या है, ठीक है, ये समास के थोड़े भेद हो गए, ये समास के थोड़े उदाहरण थे। अब तृतीय तत्पुरुष समास देखते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो, तृतीय सुबंत पद तत्कृत, उसे कहते हैं। अब जैसे तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हो तो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। जिसमें पंचमी लगी हो तो क्या होगा, वो पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे पंचमी का, अब जैसे तृतीया का मैं बताऊँ आपको, मास पूर्व, तो मासेन पूर्व, महीने से पहले। जैसे पितृ सदृश है, भ्रातृ समः, मासोड़ सम, ये तृतीया के चतुर्थी के हैं, तृतीया के हैं। और देखो चतुर्थी के, जैसे यूपदारु, कुंभ मृत्तिका, भूतबले, गोहितम, गोरक्षम, तो ये क्या है, ये चतुर्थी के हैं। पंचमी के देखते हैं, जिस समास में पंचमी पूर्व पद में पंचमी विभक्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे चोर भयम, व्याघ्र भयम, सिंह भीत है, वृक भीत है, तो ये क्या है हमारा, ये पंचमी हमारे तत्पुरुष समास हैं। ठीक है। अब सप्तमी देख लेते, षष्ठी देखते हैं। षष्ठी देखो, जिस समास में षष्ठी, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पर षष्ठी विभक्ति लगी हो, लेकिन सबका सेम ही रहेगा कि जिस पूर्व पदार्थ में जो विभक्ति लगी हो वो वही समास हो रहा है। जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ठीक है, सप्तमी। तो देखो ये सब षष्ठी के हैं। नरपति, विद्यालय, राज सेवक, राजा का सेवक, विद्या का घर, विद्यालय माने विद्या का घर, नरपति मनुष्यों का स्वामी, राजा का पुत्र राजपुत्र है, राजमाता राजा की माता, दशरथ पुत्र दशरथ का पुत्र, देव पूजा देव की पूजा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये षष्ठी के हो गए, षष्ठी। अब ये सप्तमी के देखो,
अच्छ शौंड, पासों में चतुर, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। झमे पे पर आएगी तो क्या होगा, सप्तमी होगी ना ये, तो ये सप्तमी। अच्छा, अब तत्पुरुष समास के उपभेद देखो। जैसे नए तत्पुरुष समास है, इसमें नए अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ नए तत्पुरुष समास होता है, था जिस समास का पूर्व पद तथा नए और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वह नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे नए के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो नए के स्थान पर आ, और यदि नए के स्वर वर्ण आए तो नए के स्थान पर अन हो जाता है। समझ गए। अब जैसे इस नए समास के अंदर देखो, नए के बाद यार व्यंजन वर्ण आता है, नए के बाद यार यदि व्यंजन वर्ण आता है तो नए के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा आ हो जाएगा। अगर नए के स्थान के बाद अगर स्वर वर्ण आए तो नए के स्थान पर क्या हो जाता है, अन। अब देखो, अगर नए व्यंजन के वर्ण आए तो आ हो जाएगा, अगर स्वर आए तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। देखो जैसे न स्वस्थ, तो क्या है यहाँ पर हमारा व्यंजन आ रहा है ना, ये न स्वस्थ व्यंजन आ रहा है ना, तो व्यंजन आएगा तो क्या होगा, हमारा आ हो जाएगा, तो अस्वस्थ हो गया ये। अब देखो न अनश्व, तो क्या बताया था कि जहाँ पर नए से पहले अगर आ व्यंजन वर्ण आए तो आ हो जाएगा नए के स्थान पर, अगर स्वर आए तो क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो ये हो गया ना अनश्व, अनश्व, क्योंकि यहाँ हमारा स्वर आ रहा है। ठीक है। और नए के समास के उदाहरण देखिए कुछ। न कृतम, जैसे अकृतम, अनिच्छा, अनागतम, अगज, अनुक्त, अमोघ, असिद्ध, अब्राह्मण, अनीश्वर, तो ये क्या है सब, ये नए तत्पुरुष समास के, नए समास के क्या है, ये कुछ उदाहरण हैं। अब जैसे गति तत्पुरुष समास, गति समास है, प्राद गति या तम प्राद समास कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद में कु, जिस समास का पूर्व पद में कु आदि शब्द, उरी आदि गति संज्ञक शब्द, प्राय आदि शब्द आए तो इनका सुबंत के साथ क्या हो जाता है, सुबंत के साथ नित्य समास होता है। जैसे गति तत्पुरुष या प्राद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुपुत्र, बुरा पुत्र, सुदेश, सुंदर के कुराजा, बुरा राजा, प्राचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, विपक्ष जो पक्ष में ना हो, तो ये क्या है। ठीक है। आगे उपपद तत्पुरुष समास, कृदंत सुबंतों के साथ उपपदों का समास में उपपद समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद कृत प्रत्यांत अर्थ समर्थ उपपद होता है। तो देखो कुंभकारा, ये क्या है, उपपद समास के उदाहरण। कुंभकार, धर्मज्ञ, शामगह, धनदह, दिनकर, शंकर, ये तो क्या है ये। अब देखो अलुक तत्पुरुष समास क्या है, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक का अर्थ है न लुक अर्थात लोप का न होना। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जिस पद में, जिस समास में विभक्ति का लोप न हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः समास में सामासिक पदों की विभक्ति का लोप हुआ करता है। हमने भी पढ़ा था कि जिसमें विभक्ति का लोप, जिस सामासिक पदों में विभक्ति का लोप हो जाए उसे समास कहते हैं। किंतु कुछ समासों में पद समास होने पर भी विभक्ति का लोप मतलब लुक नहीं होता है, लोप नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो इसके उदाहरण हैं। अलुक तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण समास विग्रह समास के पद हैं। देखो आत्मने पद, आत्मने पदम, आत्मने पदम, अपने लिए पद, परस्मय पदम, दूसरों के लिए पद, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर क्या है, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। कच्छा ग्रत, तो कच्छ्रात आगत है। ठीक है। सर्जिम, तालाब में उत्पन्न,
खेचरा खे चरती, तो ये क्या है, कुछ इस अल तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो ये हमने आज तत्पुरुष समास आपको बताया कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, कितने हैं, तो 6 हो जाते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद तो 2 हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, कितने, 2। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमः संस्कृताय।